हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1। या तो मतलब कि अब जो वीडियोस आने वाले हैं फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये कुछ हटके है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच मैंने फॉलो किया है, जिसमें आपका जो टिपिकल थियरी पोर्शन है वो नहीं होगा, लेकिन हम लोग रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और कंसेप्ट पे जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है बात? अभी तक क्या हो रहा है, बाकी सारे वीडियोस अगर आप लोग देखोगे तो भाई वो लोग आपको कंसेप्ट और कोर थियरी समझाते हैं, ठीक है, लेकिन वो काफी बार बोरिंग हो जाता है। ठीक है, थियरी पढ़ लोगे समझ भी आ जाएगा, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है कि आपको क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखना है, क्या इंक्लूड करना है, व्हाट आर द की वर्ड्स, ये सब कुछ आईडी में पता होगा तो आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मेरा तो टारगेट यही है कि आपके 40 आउट ऑफ 40 आईडी वाले पोर्शन में तो आने ही चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी इजी। ठीक है, सो अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है, पैटर्न थोड़ी सी चेंज है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन के और से कंसेप्ट पे जाने वाले हैं। क्वेश्चंस भी ऐसे फ्रेम है कि जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि भाई जो एग्जाम क्वेश्चंस हो सकते हैं एट द एंड ऑफ चैप्टर, जिसमें भी एप्लीकेबल है। अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मुझे लगते हैं ओवर एंड अबाउट द कंसेप्ट कि भाई ट्विस्ट करके पूछे जा सकते हैं, तो वो लिस्ट भी मैं इंक्लूड कर दूंगा। अदरवाइज जो भी क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए उस पे से पूरा चैप्टर जो है उसका एक समरी फॉर्म आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको कीवर्ड्स शॉर्टकट में कैसे लिखना है। ठीक है, फिर आपको सिर्फ एलोबरेट करना है, वो तो आप लोग इजीली अब कर ही सकते हैं बीइंग अ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। एलोबरेट करना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, वो सारा इंक्लूड करना, दैट इज द मेन चैलेंज अंडर आईडी। क्लियर? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर देखें, सेक्टर्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये 6 सेक्टर है जिसको हमें स्टडी करना है कि भाई उनकी क्या हालत थी, क्या दिशा, क्या उनका कंडीशन रहा कि भाई जब अपने को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, तो ये जो 6 सेक्टर है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक कंडीशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी सेक्टर्स की क्या हालत थी। ठीक है, कौन से लेवल पे थे, कौन से लेवल पे हम लोग जाना चाहते थे, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर नंबर 1 में पता चलती है। नंबर 1, सबसे पहला, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। ठीक है, इंडिया वाज हैविंग एग्रीकल्चर एज द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल। जैसे कि फोटो से पता चल रहा है कि भाई अपना एग्रेरियन इकोनॉमी था, सारे लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। दूसरा जो बड़ा एक अपने पास प्लस पॉइंट था, दैट वाज अवर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जिसमें कॉटन है, टेक्सटाइल है, मेटल है, सिल्क है, वुल, राइट। ये सारे जो अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इंडियन इकोनॉमी के लिए, और जिनका बहुत अच्छा खासा मार्केट था इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है कि भाई कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसी चीज का फायदा उठाया एंड दे ट्रांसफॉर्म्ड अवर इंडियन इकोनॉमी इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स। बिकॉज उन लोगों ने देख लिया कि भाई अपने पास रॉ मटेरियल्स तो बहुत ही अच्छे है यार, मेरे पास कॉटन बहुत बढ़िया है, मेरे पास टेक्सटाइल का भी मटेरियल बहुत बड़ा है। ठीक है, सो रॉ मटेरियल तो इंडिया के पास भर भर के था और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। सो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई इस रॉ मटेरियल का हम लोग फायदा उठाते हैं और इसको हम लोग ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर देते हैं एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। फिर किया क्या भाई, रॉ मटेरियल तो लेके चले गए, लेकिन फिर ब्रिटेन में जाकर उसी से फिनिश प्रोडक्ट्स उन लोगों ने बनाए विद द हेल्प ऑफ मशीन, और वही सारे प्रोडक्ट्स वापस इंडिया में इंपोर्ट कर लिए। बिकॉज इससे हुआ क्या कि भाई अपना जो इंडियन वेल्थ था वो तो खत्म हो गया, बिकॉज एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल और इंपोर्ट करते थे फिनिश प्रोडक्ट्स। सो ऑब्वियसली जो फिनिश प्रोडक्ट्स है वो और ज्यादा महंगे होने वाले। दूसरा कि मशीन बेस्ड प्रोडक्ट्स थे, मतलब कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम था, क्वालिटी और ज्यादा अच्छी थी, तो अपने जो बेचारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे, हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे, उसके साथ वो कम्पीट ही नहीं कर पाए। ठीक है, और इसकी वजह से इवेंचुअली अपना जो इंडियन इकोनॉमी है, राइट, उसका जो ग्रोथ था वो डिटोरिएट होता गया। क्लियर? नंबर 1, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, सबसे पहला है अपना एग्रीकल्चर सेक्टर, वहां से शुरुआत करेंगे कि भाई क्या है, राइट, एंड उसमें क्या अपने को पढ़ना है, रीजंस फॉर स्टेग्नेशन। ठीक है, कौन से रीजंस है स्टेग्नेशन के। नाउ यहाँ पे मैंने मार्क किया है भाई, दिस इज एन एग्जाम क्वेश्चन। अगर एग्जाम क्वेश्चन आएगा तो रीजंस फॉर स्टेग्नेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, सो नंबर 1 वाज लैंड सेटलमेंट सिस्टम, कि भाई लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो इन लोगों ने अडॉप्ट किया था वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था और वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि जिसकी वजह से पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम स्टैग्नेंट हो गया। ठीक है,
85% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। जब अपने को इंडिपेंडेंस मिला तो 85% पॉपुलेशन तो सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। जमींदारी सिस्टम वॉज द बिगेस्ट ड्रॉबैक अंडर एग्रीकल्चर, राइट। तो जो जमींदारी सिस्टम कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, ये अपने लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग था और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी था। अब जमींदारी सिस्टम में होता क्या था कि भाई जो टीलर्स थे, या तो जिसको हम लोग कल्टीवेटर्स बोलते हैं, कि जो एक्चुअल में खेती करते हैं, ठीक है, उनके पास प्रॉफिट कुछ जाता ही नहीं था, राइट। सारा जो प्रॉफिट था वो जमींदार लेके चले जाते थे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, राइट। सो अंडर विच द प्रॉफिट अक्रूइंग टू द एग्रीकल्चर वेंट टू द जमींदार्स इंस्टेड ऑफ द कल्टीवेटर्स। सो कल्टीवेटर्स अल्टीमेटली जहां थे वहीं पे रह जाते थे, बेचारों का डेवलपमेंट होता ही नहीं था और सारा पैसा जमींदार लेके जाते थे और उसमें से टैक्स पोर्शन वो लोग कॉलोनियल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देते। अब ये जो सिस्टम है जमींदारी वाला, वो इतना स्ट्रिक्ट क्यों था? बिकॉज जमींदार के ऊपर बैठा था कॉलोनियल गवर्नमेंट, और कॉलोनियल गवर्नमेंट भी मतलब ऐसे बाहें फैलाकर बैठा था कि भाई इनको पकड़ ही लेना है, बहुत ही स्ट्रिक्ट रखना है, ठीक है। क्यों? रेवेन्यू सिस्टम, सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, जमींदार के ऊपर कंट्रोल जमाने के लिए रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया, जिसमें उनकी डेट फिक्स थी। जैसे हम लोग अगर लोन कोई बैंक से लेता है तो कैसे ईएमआई की डेट फिक्स होती है, वैसे ही कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अंडर रेवेन्यू सेटलमेंट डेट्स फिक्स कर दिया था कि हर एक डेट को टैक्स का पैसा आ जाना चाहिए। अगर जमींदार ने टैक्स का पैसा नहीं भिजवाया देन दे विल लूज देयर जमींदारी राइट्स, क्लियर। सो इसीलिए ये स्टैग्नेशन का एक रीजन हो गया। सेकंड, अदर रीजंस अगर देखें, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी फार्मिंग में, किसी को इन्वेस्ट भी नहीं करना था, सो देयर वाज नो डेवलपमेंट। नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो छोटे मोटे फार्मर्स थे उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो लोग फर्टिलाइजर्स परचेस कर पाए, केमिकल्स और वो सारी चीजें यूज कर पाए। थर्ड रीजन वाज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन मतलब क्या? फार्मर्स क्या कर रहे थे इंडिपेंडेंस तक, दे वर इनटू सबसिस्टेंस फार्मिंग, मतलब कि खुद के लिए उगा रहे थे और खुद ही कंज्यूम कर रहे थे। लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट के बाद उन लोगों ने क्या किया, कमर्शियलाइजेशन स्टार्ट किया। कमर्शियलाइजेशन में वो लोग क्या करने लगे कि भाई जो उनका प्रोडक्शन था वो लोग मार्केट में बेचने लग गए, ठीक है। सो फार्मर्स वर फोर्स्ड टू शिफ्ट टू कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स मतलब कि कैश क्रॉप्स जिसको बोलते हैं, कॉटन है, इंडिगो है, राइट, एज दे वर रिक्वायर्ड फॉर रॉ मटेरियल, ठीक है। बिकॉज कमर्शियलाइजेशन कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्यों करवाया? बिकॉज दीज क्रॉप्स वेर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन, ठीक है। तो अल्टीमेटली उनको फिनिश गुड्स जो प्रोड्यूस करने थे ब्रिटेन में, उसके लिए उनको ये जो कैश क्रॉप्स है उसकी जरूरत थी, और इसीलिए उन लोगों ने ये कमर्शियलाइजेशन फोर्सफुली इंप्लीमेंट करवाया। सो दीज आर द थ्री रीजंस फॉर स्टैग्नेशन अंडर एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर एग्जाम क्वेश्चन आता है तो ये तीन रीजंस लिखना है। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जो नोट्स इंक्लूड किए, ये सारे नोट्स भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट आउट निकलवाना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, कुछ भी कर लो, लेकिन ये सारी चीजें आपको आंसर लिखने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, दैट इज माई गारंटी।